जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 6 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपीपीसीएस और बीपीएससी का ऑलरेडी ज्ञान सर का पेड बैच शुरू हो चुका है। बिना समय वेस्ट किए पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल बैच है। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और अगर आपको अभी बैच नहीं ज्वाइन करना, नया बैच ज्वाइन करना है, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सीट्स बुक कर लीजिए। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम का पेज है, जिनको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट की जो भी अपडेट्स होती है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की और काफी सारे स्टडी मटेरियल्स है, वो सब हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ये क्लाइमेट पॉलिसी से रिलेटेड है। जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसी, मतलब देखिए, क्लाइमेट की पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं वो जेंडर को भी ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। इसके बारे में तो आपको पता होगा ही, फटाक से अभी कभी तुरंत वीडियो पॉज करो और तुरंत आंसर लिखो। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसकी है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है कि जैव विविधता को हम लोग को जो है वो बचाना है। तो काफी बेसिक से टॉपिक है आज। इंडिया की गोल्ड रिजर्व स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आज की डेट में आपको पता ही है कि यार बहुत चिंताएं हैं, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता जा रहा है। तो आज का मेन जो टॉपिक्स हमारे, ये टॉपिक नंबर 4 जो है वो नया समझने वाला टॉपिक है और टॉपिक नंबर 1 थोड़ा समझने वाला हो सकता है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो काफी कॉमन है और एक करीब ऑलमोस्ट 1 2 3 महीने से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स की अच्छी डिटेल्स और जानकारी आपके पास होगी ही होगी। चलिए समय ना वेस्ट करते हैं, हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, ये पेपर 2 पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो क्लाइमेट से रिलेटेड भी टॉपिक है और पॉलिसी बनाना है, तो मतलब पेपर 2 से रिलेटेड भी टॉपिक है। तो पेपर 3 के अंदर आ जाएगा एनवायरमेंट क्लाइमेट वाला पोर्शन, पॉलिसीज वाला पोर्शन आ जाएगा पेपर 2 के अंदर। बस एज सिंपल एज दैट। चलिए, एक रीसेंट रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट की। उसने ये बताया है कि आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है। अप्रोक्सीमेटली 81% पार्टीज जो है, यानी कि जो कंट्रीज हैं, पेरिस एग्रीमेंट जिन्होंने ज्वाइन किया था, साइन किया था, इंक्लूडेड जेंडर रेफरेंस इन देयर एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इन्होंने जेंडर रेफरेंस जो है वो मेंशन किया था एनडीसी में। एक्चुअली में इसको आईएनडीसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पहले ये समझ लो कि एनडीसी आईएनडीसी क्या है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज तो आप सभी को पता है, पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, 2015 में हुआ था, जिसका टारगेट था टेम्परेचर लेवल को जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है। कम ऑन, यस, ये टारगेट था। तो अब हुआ यह है कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत हर एक कंट्री को जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, उन्हें एक अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं आईएनडीसी, कि उस कंट्री के अंदर वो क्या टारगेट्स बना रही है क्लाइमेट चेंज या पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए, उनके गोल्स क्या हैं, तो वो उनको सबमिट करने पड़ते हैं एनुअल बेसिस पे। तो अब ये नई चीज सामने आ रही है कि आजकल 81% कंट्रीज ऐसी हैं जो बेसिकली अपनी रिपोर्ट में जो है वो जेंडर रेफरेंस भी कर रही हैं, जेंडर को भी ध्यान में रख रही हैं। रिपोर्ट का टाइटल है इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसीज, प्लान्स, स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस। और ये पूरा डेटा निकाला गया है एनडीसी से या आईएनडीसी से और नेशनल एडॉप्शन प्लान से, नेशनल कम्युनिकेशन से, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से और बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से, जो कि कंट्री सबमिट कर चुकी हैं 31 जुलाई 2024 तक। अब इस पूरी चीज में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी बन रही है उसमें कंट्रीज जो है वो जेंडर को ध्यान में रख रही है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है ये, क्या है ये रोल जेंडर का क्लाइमेट एक्शन में? तो जेंडर
इसको इंटीग्रेट जो किया है क्लाइमेट पॉलिसी में, मतलब जेंडर वाली चीज जो शामिल करी है, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है और भी काफी सारी कंट्रीज जो है वो इसको शामिल कर रही हैं। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर हुआ था 2014 में, और उसका एक और एनहेंस्ड वर्जन देखने को मिला था 2019 में। तो इस चीज के कारण काफी सारी कंट्री को अवेयरनेस आई और वो अपनी पॉलिसी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक बना रही है। मेन ऑब्जेक्टिव इस फ्रेमवर्क का यही था कि जेंडर बैलेंस जो है वो क्रिएट करो और जेंडर को भी ध्यान में रखो क्लाइमेट एक्शंस लेने के लिए या क्लाइमेट पॉलिसी बनाने के समय। तो क्या है ये? अभी तक आपको कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से जेंडर को ध्यान में रखा जाए। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा चपेट में या सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में महिला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ा है, हंगर क्राइसिस देखने को मिले हैं, काफी सारी बीमारियां बढ़ी हैं और जिनकी सबसे ज्यादा चपेट में फीमेल्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक फिनोमेना भी आपको समझना है। जेंडर जो है उसमें मेनली स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को डिस्कस किया जाता है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसमें लोकल कम्युनिटीज को कंसल्ट किया जाता है, देसी लोग जो है, इंडिजीनियस पीपल जो है, वुमेन एसोसिएशन है, नहीं कि सबको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन हुआ। पार्टी से रेफर किया जेंडर को, उसमें बताया 62.3% प्रयास ये है कि हमें ऐसे मैकेनिज्म पर काम करना है जो कि क्लाइमेट एक्शन जब ले तो उस समय जेंडर को ध्यान में रखें। अप्रोक्सीमेटली लगभग 11-12% पार्टीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उन्होंने बोला है कि जेंडर बैलेंस को जो है वो बढ़ाना है। अगर हम मॉनिटर करें, किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाए, चाहे वो अब एग्रीकल्चर फील्ड ही ले लो आप, उसमें महिलाओं का रोल भी हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। यस, बाहर धूप में, अब किसान के पर्सपेक्टिव से हम लोग ज्यादातर मेल फिगर को देखते हैं, बट काफी सारी रिपोर्ट सामने ऐसी आई है जिसमें बोला गया कि नहीं बॉस, फीमेल का भी काफी ज्यादा काम जो होता है वो फील्ड में होता है, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। दैट इज द इशू। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि लगभग 55-56% जो कंट्रीज जो है उन्होंने कमिट किया है कि भाई वो जेंडर इक्वलिटी पर काम करेंगे, यानी कि क्लाइमेट पॉलिसीज बनाएंगे तो उसका फायदा मेल फीमेल दोनों को मिलना चाहिए और जो वल्नरेबल है उनको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। रिपोर्ट ने देखो ये लिखा हुआ है, वुमेन की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ये भी नोट किया है कि लैक ऑफ अटेंशन गिवन टू मैन इन वल्नरेबल सिचुएशन। अब भाई मैन भी जब वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं तो उनको भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे लेबर क्लास लोग जो बाहर धूप में जो है वो काम करते हैं, अंडर द सन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, राइट, तो कई बार उनको भी अवॉइड कर दिया जाता है। तो यहां पर बोला कि आप अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर पॉलिसी बना रहे हो, क्लाइमेट एक्शन के लिए पॉलिसी बना रहे हो, तो आपको अलग अलग सेक्टर में जो है ये चीज देखनी है कि किस किस मतलब जेंडर के हिसाब से किन किन को इफेक्ट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी है। बस इतना सा टॉपिक इसमें, और कुछ ज्यादा चीज समझने वाली नहीं है। देखो वुमेन फार्मर 45 से 80% तक है फूड प्रोडक्शन में, और उनकी आजीविका जो है वो खतरे में है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो ध्यान में महिलाओं को रखना है ना, क्योंकि अगर फार्मिंग की बात होती है तो जनरली दिमाग में फिगर जो आता है वो मेल फिगर आता है, बट एक्चुअल में देखो क्या लिखा है आंकड़ा, 45 to 80% महिला जो है वो इन्वॉल्व है फार्मिंग एक्टिविटी में। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा खतरा है फूड सिक्योरिटी के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेवलपिंग रीजन के अंदर महिलाओं को जो है वो डिसीजन मेकिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट इंपैक्ट के कारण, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस तो बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी सारे स्टेक होल्डर्स, काफी सारी पार्टी जो है वो ये बोल रही है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, ऐसी स्ट्रेटेजी जो है वो क्रिएट करेगी जिससे कि फायदा मिले, जेंडर आधारित हो। पहली ग्लोबल स्टॉक टेक 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से हम लोग को देखने को मिली, यूएनएफसीसीसी की, जिसमें इंकरेज किया गया कि भाई जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो तैयार करो, बनाओ। एनडीसी जो 2025 में हम लोग को देखने को मिलेगी 3.0 वाली, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है पार्टीज के लिए कि वो और बेहतर तरीके से जेंडर इक्वलिटी
को अचीव करने के लिए पॉलिसीज जो है वो तैयार करें। बस यही है रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट का जो है वो यही है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस प्रकार से अलग अलग जेंडर को किस प्रकार से जो है वो इंपैक्ट कर रहा है, उसका एक पूरा एनालिसिस करो। तो एक जेंडर स्पेसिफिक एनालिसिस करने की आवश्यकता है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट जो है वो बनाओ कि स्पेसिफिक जेंडर के लिए कितना बजट जो है वो रखना है, वो एलोकेट करो। जेंडर इक्वलिटी के जो गोल्स है, टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको शामिल करो। प्रमोट करो जेंडर बैलेंस, सपोर्ट करो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इस स्थिति में। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपने क्या चीज समझी कि जब भी क्लाइमेट की पॉलिसीज बनानी है तो वो एक जनरलाइज पॉलिसी नहीं बनानी है। आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज बना रही है, क्योंकि कौन वल्नरेबल है, किसको कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसका अगर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो एक्चुअल में जो विक्टिम्स है, जो टारगेटेड लोग हैं, उन तक हम पहुंच पाएंगे। जिनको नुकसान हो रहा है उन तक हम पहुंच पाएंगे, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस? तो लाइक का बटन हिट कर दो। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर अप करना है। उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आईएमएफ की एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मेंटेन किया कि इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% है। तो आईएमएफ बोल रहा है कि हम जो है वो 7% की ग्रोथ से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और फिस्कल ईयर मतलब अभी अभी जो चल रहा है 2024 का, उसी के अकॉर्डिंग बताया इन्होंने। और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की देखने को मिल रही है। बस इतना ही ध्यान में रखो आप, बाकी और कुछ एग्जाम में आता नहीं है। पूरे दुनिया भर की ग्रोथ जो है वो 3.2% से चल रही है, दोनों ही 2024-2025 में बताया जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई जो है, मुद्रा फीसदी जो है वो भी हम लोग को देखने को मिल रही है कि थोड़ी सी रिलैक्स हुई है, ईज हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने हाईलाइट किया है कुछ रिस्क है, जैसे आज की डेट में जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन रशिया को ही ले लो, वहां पर इसराइल में इशूज देख लो आप, राइट? ईरान की तरफ इशूज देख लो, अफगानिस्तान में इशूज देख लो, राइट? अफ्रीका के अंदर तो इशूज चल ही रहे हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार के अंदर इशूज देख लो, बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले हुए थे, श्रीलंका में भी क्राइसिस हुए थे। तो हर जगह इशूज चल रहे हैं और मॉनेटरी कंडीशन जो है वो बुरी तरह से पूरे दुनिया भर की अफेक्ट हो रही है। तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है सिर्फ सुनो, इसमें आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है 7% से, और बताया जा रहा है कि ये 8.2% से ड्रॉप होगी अब पोस्ट पेंडेमिक नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड के कारण, कि अब डिमांड जो है वो नॉर्मल हो रही है, क्योंकि डिमांड बहुत बड़ी हुई थी पेंडेमिक के समय पर वेरियस चीजों की, तो अब नॉर्मल हो रही है, तो इसके कारण से ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई, ये बताया गया है। 2025 के लिए 6.5% सेट किया गया है कि भाई इतने में हम ग्रो करेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 2024-25 के लिए 4.4% है, और 25-26 के लिए 4.1% हमने रखा है। और इन्फ्लेशन का हमारा टारगेट आपको पता होना चाहिए 4 ± 2। पूरे दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेट सेट किए गए हैं। डोमेस्टिक डिमांड ग्लोबल स्लोडाउन होने के कारण भी इंडिया के अंदर डिमांड ठीक ठाक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी है, और आईएमएफ ने तो 7% की ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी है। ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें तो 3.2% ये पूरे दुनिया भर की ग्रोथ की बात की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने 2.8% की ग्रो करी है 2024 में, 2.2% ग्रो किया है 2025 में। चाइना जो है उसकी ग्रोथ जो है 4.8% की रही है और 4.5% की रही है 2024 और 25 में रिस्पेक्टिवली। सेक्टोरल शिफ्ट के बारे में हम लोग बात करें, हायर गुड प्राइस जो है कब हुए? पैंडेमिक के समय पर सबकी सामान की कीमतें बढ़ गई ना, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, और शिफ्ट जो है वो सर्विस कंजम्पशन की तरफ जो है वो चला गया पूरे दुनिया भर में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिट जो है वो कर रही है, जिससे कि एमिशन जो है वो रिड्यूस करेंगी। इसमें काफी सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में काफी सारी यूनिट्स को जो है वो लॉस झेलना पड़ेगा, जॉब लॉस लॉस बहुत सारी, मतलब यानी कि आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट लॉस। चैलेंज यही है, पूरे दुनिया भर में स्लो डाउन जो है वो चल रहा है। एजिंग पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिल रही है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज जो है वो हो गया। कंट्रीज आज की डेट में वेरियस पॉलिसीज जो है वो बना रही हैं अपनी कस्टम्स को जो है प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए, तो ये होता है प्रोटेक्शनिज्म। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं, लिखना चाहो तो ये थ्योरी या प्रैक्टिस है शील्डिंग अ कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय
टैक्सिंग इंपोर्ट्स, मतलब जो भी इंपोर्टेड गुड्स होता है ना, कस्टम ड्यूटीज अपनी बढ़ा देती है। जो भी सामान होता है जो इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। तो ये बढ़ गया है। जो अभी हुआ नहीं था ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में, वो ये है। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रही है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हाई डेट लेवल है काफी सारी कंट्रीज के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत कर्जा है, ये भी इशू है। क्लाइमेट और एनर्जी का ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज के कारण बड़ी दिक्कतें तो हो ही रही है, और एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्टमेंट लगना है, पैसा लगना है, तो वो भी एक दिक्कत वाली कहानी है। तो हम क्या करें, हमें पॉलिसीज पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है। आईएमएफ ने एडवाइस किया है ट्रिपल पॉलिसी पाइवॉट, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखने वाली। इन्होंने बोला है कि आप जो है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी में ट्रांजिट करो, आप दोबारा से अपने फिस्कल बफर्स को बनाओ, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो तैयार करो। तीन चीज इन्होंने बोली, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉलिसी पाइवॉट। ट्रिपल पॉलिसी पाइवॉट, एक बोला कि न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, मतलब आपकी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई रिजिड नहीं होगी ना कोई बिल्कुल रिलैक्सिंग, न्यूट्रल। मॉनेटरी पॉलिसी समझते हो ना आप लोग, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बोले न्यूट्रल बनाओ, ना ज्यादा एस्पायर करो, मतलब ना ज्यादा उससे आस लगाओ कि भाई अच्छा डेवलप करेंगे, ना एकदम नेगेटिव हो, न्यूट्रल रखो पॉलिसीज को। फिस्कल बफर दोबारा से बनाओ, यानी कि अगर कहीं लॉस वगैरह होता है तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, यानी कि सेविंग, कि आप उसको मैनेज कर सको अपने फंड्स को। तो उसको दोबारा से बिल्ड करो, दोबारा से पॉलिसीज बनाओ और इंप्लीमेंट करो एक अच्छा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सुधार लेकर आओ अपने इकोनॉमिक मॉडल में। तो ये एडवाइस किया आईएमएफ ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। ये पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में कि ट्रिपल पॉलिसी पाइवट अभी किसके द्वारा एडवाइस जो है वो किया गया है, तो आईएमएफ के द्वारा एडवाइस किया गया, ये पूरा लिख लेना। उसमें क्या तीन चीजें, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल सेक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है प्रोडक्टिविटी के, तो उस पर सुधार करो जो भी कमियां हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट करो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, राइट, ठीक है। डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट ग्रीन सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट पर काम करो। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करो। ऐसे कुछ इफेक्टिव रिफॉर्म स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है जिसमें पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व हो, पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बने, पब्लिक भी गवर्नमेंट के टारगेट्स गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये टॉपिक बेसिकली जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 इंटरनेशनल और रिलेशंस और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 की बात करें तो इसमें जैसे क्लाइमेट वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा हुई, तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट पेपर 3, ये ध्यान में रखो, सीओपी 16 हम लोग को का 16वां एडिशन देखने को मिल रहा है, सीबीडी का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। अभी रिसेंटली कोलंबिया काली में हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सा एडिशन था, कहां पर हुआ। तो सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें लगभग 190 कंट्रीज देखने को मिली, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को उपयोग करना है और बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया ने एक अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है और अनाउंस किया है एक फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, कि हम जो है वो जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसे जो है वो जुटाएंगे, कुछ फंड जो है वो बनाएंगे। तो ये इंडिया ने प्रेजेंट किया, याद रखिएगा। इंडिया ने अपनी पॉलिसीज लेकर आई और ये भी कहा है कि फंडिंग हम क्रिएट कर देंगे। देखो लिखा है काली फंड फॉर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, डीएसआई, वेरी इंपॉर्टेंट। काली फंड जो है वो स्टैब्लिश किया गया, क्वेश्चन आ सकता है काली फंड कब स्टैब्लिश किया, किसमें स्टैब्लिश किया गया, तो सीओपी 16 सीबीडी का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उसमें काली फंड स्टैब्लिश हुआ है। किस पर्पस के लिए, कि बेनिफिट जो है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, अगर हम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक रिसोर्सेज का लेकर आने की, जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहा है, तो उसका बेनिफिट जो है वो सभी के साथ शेयर होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कंट्री ने जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो करी, तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग का बेनिफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन एवरीवन, राइट। एटलीस्ट 50% ये फंड जो है वो डेडिकेटेड किसके लिए होना चाहिए, जो वहां के देसी लोग हैं उनके लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए, और पर्टिकुलरली फोकस रखा गया वुमेन और युवाओं के ऊपर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, यानी किसकी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक सीक्वेंसिंग। आज की डेट में स्पीसीज की जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है ना,
कि बेहतर तरीके से उस स्पीसीज को जो है वो जानने के लिए कि कहीं वो किसी चीज से वल्नरेबल तो नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो सभी के पास शेयर होनी चाहिए। और मेन फोकस जो है वो रखना है युवाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, कि उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। फिर नेक्स्ट बोला गया परमानेंट सब्सिडरी बॉडी इंडिजीनियस नॉलेज के लिए। एक नई परमानेंट सब्सिडरी बॉडी जो है वो लाई जाएगी, स्टैब्लिश की जाएगी। फोकस जो है वो रखा गया है कि जो देसी लोग हैं, वहां के जो इंडिविजुअल लोग हैं, उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जिसको आप लोग बोलते हो, इनोवेशन जो करते हैं वो लोग, तो उन सबको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। ये इस बॉडी जो है इसने प्रोग्राम ऑफ वर्क को अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर जो भी देसी कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू वहां पर, जैसे एक जंगल में रहने वाली प्रजाति है, कम्युनिटी है, तो उन वो कम्युनिटी जो है वो, उनको पता है कि जंगल के अंदर जो जीव है उनको कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे हमें उन जीवों से अपने आप को भी बचा के रखना है। तो उनको बहुत सारे नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उस नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये चीजें हैं। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी, ये कहा गया है कि 200 बिलियन यूएस डॉलर हर साल सिक्योर करना है 2030 तक बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव्स के लिए, कि नई नई इनिशिएटिव्स लाई जाए तो उस पर हम लोग पैसा लगा सके, तो फंड बनाने की बात की गई। क्विनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड, जिसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन था 200 मिलियन यूएस डॉलर चाइना की तरफ से, जो लॉन्च किया गया था बायोडायवर्सिटी प्रयास को सपोर्ट करने के लिए। अब एडिशनल टारगेट यह है कि 500 बिलियन हर साल जो है वो लाया जाएगा बायोडायवर्सिटी फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पर फोकस करना है, आक्रामक प्रजातियों पर फोकस करना है जो बाहर से आई हुई है। कि अब देखो जो भी एलियन स्पीसीज जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से हटाना है, उनका मैनेज करना है, उनका एक डेटा तैयार करना है। मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम पर भी फोकस करना है, समुद्री क्षेत्रों पर भी फोकस करना है। इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज को आइडेंटिफाई करो, मतलब ऐसे एरिया जहां पर बहुत जैव विविधता है समुद्र के अंदर, जहां पर स्पीसीज जो है वो वल्नरेबल है, खतरे में है। अब इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, वल्नरेबल मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओशियन कंजर्वेशन के लिए, समुद्र को बचाने के लिए। सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड प्लांट कंजर्वेशन की बात करें, यहां पर देसी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वुमेन को, युवाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ और प्लांट कंजर्वेशन प्रयास के लिए। गोल जो है वो प्लांट कंजर्वेशन का, यानी कि पौधों को बचाने का, इस जो फ्लोरा है उसको बचाने का, ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी टारगेट के साथ अलाइन किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। बायोडायवर्सिटी और हेल्थ एक्शन प्लान जो है वो तैयार किए गए पूरे दुनिया भर में, प्लान्स जैव विविधता के और उसकी हेल्थ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि देखो आज की डेट में जूनोटिक डिजीज बढ़ती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है। जूनोटिक डिजीज पता है ना क्या होता है? जैसे कोविड आया, वो जूनोटिक डिजीज है, कोरोना वायरस, एनिमल से ह्यूमन में जो है वो ट्रांजिट हुआ है। वन हेल्थ अप्रोच पर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ के अंदर तीन चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं? ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट। ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो एनिमल की हेल्थ अच्छी रहेगी, एनिमल की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये पूरा पर्यावरण बढ़िया रहेगा। इन तीनों में से कोई किसी की भी एक हेल्थ को नुकसान पहुंचता है तो इफेक्ट सभी होंगे। ये चीज है, देखो एनिमल, ह्यूमन हेल्थ इंटरकनेक्टेड है इसमें। वो नहीं, इन्हें वन हेल्थ के अंदर सिर्फ दो ही चीज, अच्छा इकोसिस्टम भी तो है, यस इकोसिस्टम यानी कि एनवायरमेंट। तीन चीजें होती है इस वन हेल्थ के अंदर जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिस्क असेसमेंट करो, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स लाओ, नई गाइडलाइंस, कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी के अंदर वो अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर वॉलंटरी गाइडेंस जो है वो दिया जाएगा कि जो भी रिस्क होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। एलएमओ क्या होता है आपको पता है? जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो स्पीसीज होती है उन्हीं को एलएमओ कहा जाता है। ये इंटर रिलेटेबल टर्म्स है। जैसे कि हम लोग साइंटिस्ट जो है वो लैब्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ना, उसके थ्रू ये नई प्रजाति को डेवलप करते हैं लैब्स में, उनके जीन्स को चेंज करके, उसी को हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, एलएमओ। अब इन प्रजाति किस प्रकार से म्यूटेट करेगी, कैसे ये रिस्पॉन्ड करेगी, अपन को नहीं पता। इनका म्यूटेशन जो है वो किस प्रकार से होगा, क्या अपने आप को चेंज कर लेगी, क्या ये अपने आप को आक्रामक बना लेगी, वी डोंट नो। तो इसलिए इसका रिस्क जो है उसको लेकर गाइडलाइन भी जारी करी। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या, और इंडिया ने किस प्रकार से अपने
नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान को अपडेट किया है। तो इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो हुई है अभी, तो उसमें जो है ये लॉन्च कर दिया अपना अपडेटेड एनबीएसएपी को, और इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया है। इसके अंदर 23 नेशनल टारगेट्स इंडिया ने आउटलाइन किए हैं, जिसमें ये कहा है कि हम जो प्रजाति खत्म होती जा रही है उसको रिकवर करेंगे, हम इकोसिस्टम को रेजिलिएंट बनाएंगे, मतलब इस पर्यावरण को हम अनुकूल बनाएंगे क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के, और सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट करेंगे। जो ये अपडेटेड प्लान है, इसके अंदर 7 चैप्टर से ये सब याद रखने की जरूरत है। फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क सब इंक्लूड किया है। इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 81,664 करोड़ रुपीस के आसपास 2025 से 2030 तक खर्च करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने हाईलाइट किया कि हमें आज की डेट में इंटरनेशनल फाइनेंस की आवश्यकता है। ये जो क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल जो ये बायोडाइवर्सिटी का जो फ्रेमवर्क है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट 19 का, जिसमें ये कहा गया कि पूरे दुनिया भर में मिलकर सभी कंट्रीज को फंड जो है वो जुटाना है, तो उस पर काम करो। तो ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने हाईलाइट किया। हमने रामसर साइट्स जो है वो बढ़ा दी हैं, राइट। 26 से लेकर 85 साइट्स जो है वो हमारी हो गई रामसर की। रामसर कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मेरे बता सकते हैं जिसने एनवायरमेंट पढ़ाई कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, और रामसर जो है वो किस कंट्री की सिटी है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता दो ये 2 क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एनवायरमेंट में हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ाते हैं, और मैंने आपको बोला है कि जीएस क्लास अच्छे से करो, और करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस जो है वो लीजिए, मजा आ जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी कई बार टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स में, उसको उसके एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ इसका, उसके बारे में बात की गई। ठीक है, कंजर्वेशन गोल के अंदर 30% एरिया जो है वो इफेक्टिव तरीके से कंजर्व करना है, ये वाला टारगेट है। 30% जमीन, 30% लैंड जो है उसको रिस्टोर करना है, मरीन एरियाज को रिस्टोर करना है, फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। बेनिफिट शेयरिंग जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज का होना चाहिए, वही वाला जो मैंने भी आपको बताया स्टार्टिंग में। लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करो, ये चीज तो इसके अंदर जो कुछ था नहीं, ज्यादा सुनने वाली चीजें थी, बट मेन जो चीज थी वो पेरिस क्लाइमेट डील ध्यान में रखना है, सीबीडी सॉरी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ध्यान में रखना है, राइट। काली फंड थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की गोल्ड रिजर्व स्ट्रेटेजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, गोल्ड क्यों रिजर्व करके रखते हैं हम अपने पास, कोई बता सकता है? ये पता है, फॉरेक्स का प्रिंसिपल होता है, फॉरेन एक्सचेंज का प्रिंसिपल होता है, इसीलिए गोल्ड रिजर्व करके रखा जाता है। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, करेंसी प्रिंट का भी कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्निफिकेंटली अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया है, और ये लगभग 40% पिछले 5 सालों में बढ़ा है। 854 मैट्रिक टन जो है वो हो गया है सितंबर 2024 तक। अब ये मेजर शिफ्ट जो आया है आरबीआई की स्टोरेज स्ट्रेटेजी का, 510 मैट्रिक टन जो है वो गोल्ड का, ये इंडिया के अंदर है। ये 50% से 60% बढ़ा है टोटल रिजर्व का मार्च और सितंबर के बीच में। और इंडिया ने 102 मैट्रिक टन जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से जो है वो मंगवाया है। अच्छा, क्यों हमने ऐसा किया? गोल्ड रिपैट्रिएशन क्यों करवाया, यानी कि गोल्ड को क्यों बुलवा लिया हमने? क्योंकि देखो, कुछ गोल्ड हमारे पास हम रखते हैं और कुछ गोल्ड फॉरेन कंट्री के पास जो है वो रखते हैं, राइट। अब क्या होता है कि हमने ये बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से इसलिए मंगवाया क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क है, जो कि अभी रीसेंट पास्ट में जो है वो देखने को मिला है, जैसे कि रशिया के एसेट्स जो है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है वो फ्रीज कर दिए। तो भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अगर हमारे एसेट फ्रीज हो गए तो हम तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि नहीं भाई, तुम अपने पास मत रखो, हमें वापस दो। फिर हमने इंडिया के अंदर पब्लिक ट्रस्ट भी हमें डेवलप करना था, बढ़ाना था, इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी करनी थी। तो गोल्ड रेपुटेशन जो है वो एक सेफ हेवन की तरह हम लोग को देखने को मिलती है। और अब देखो यार, लोग जो है वो गोल्ड को एक अच्छा एसेट मानते हैं। यस, लोग सोचते हैं कि भाई गोल्ड जो है वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखो, इंडिया के अंदर स्पेशली लोग शेयर्स इक्विटी पे इन्वेस्ट करने की जगह मेनली आजकल गोल्ड में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको उस पर ज्यादा ट्रस्ट है। बोलो हाँ या ना? यस। तो आपको पता है ऑलरेडी इस चीज के बारे में। तो मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक मार्केट को और मजबूत बनाना है, कॉस्ट सेविंग करनी है,
काफी सारी फीस होती है, जैसे कि वहां पर हम लोग गोल्ड अपना रखते हैं तो कस्टोडियल फीस लगती है, इंश्योरेंस फीस लगती है और भी दूसरे खर्चे लगते हैं जब फॉरेन कंट्री के अंदर हम अपने गोल्ड को पार्क करते हैं। तो हमने बोला कि नहीं भाई, वहां से वापस दे दो हमें। पूरे दुनिया भर में गोल्ड रिपेट्रिएशन ट्रेंड भी चल रहा है अभी। सेंट्रल बैंक पूरे दुनिया भर की अपना अपना गोल्ड जो है वो मंगवाती जा रही है। जैसे कि वेनेजुएला, ऑस्ट्रिया, इन्होंने ट्रांसफर किया था गोल्ड ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन वॉल्ट से अपने स्टोरेज में, यानी कि वहां पे इनका जो गोल्ड रखा था इन्होंने वापस बुलवा लिया। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है, जिसकी वैल्यू 688.27 बिलियन यूएस डॉलर हम लोग को अक्टूबर 2024 में देखने को मिली, जो कि 11.8 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर करती है, जिसमें गोल्ड कंट्रीब्यूशन 9.32% हम लोग को टोटल फॉरेक्स रिजर्व का देखने को मिला। अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये चीज ध्यान में रखना, हमारे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड है, टोटल 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉरेन करेंसी एसेट कितने यूएस डॉलर का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछते हैं कि क्या क्या चीज है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आती है, तो फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड, तीसरा एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, चौथा रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास ही रहता है, और एसडीआर भी आईएमएफ का ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 4 चीजें याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये फॉरेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जनरल स्टडीज के अंदर, इकोनॉमिक्स में। मतलब ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे का टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व का, इसको अच्छे से समझने के लिए। एसडीआर और ये सब जो टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हिस्टोरिकली हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट देखने को मिला। जैसे एक समय था जो गोल्ड एरा का पीरियड था, ये हिस्ट्री बता रहे हैं थोड़ी सी। एक टाइम पर जो है वो गोल्ड के आधार पर पूरी करेंसी एक्सचेंज होती थी, यानी कि करेंसीज की जो वैल्यू थी वो गोल्ड से टाइड थी। फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है वो आता है 1944 से 1977 तक। इसने एस्टैब्लिश किया कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा यूएस डॉलर के साथ, और उसको आप गोल्ड में वो कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स्ड रेट को 35 यूएस डॉलर पर आउंस के हिसाब से। फिर आज की रेट में पोस्ट 71 के बाद हम लोग को वो देखने को मिला कि मार्केट के आधार पर पूरी चीजें आना शुरू हो गई, यानी कि एक्सचेंज रेट जो हुआ वो मार्केट के आधार पर हुआ, यानी कि मार्केट फोर्स की कोई इंपॉर्टेंस है वो दे दी गई। इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हम लोग को देखने को मिलता है कि मार्केट फोर्स के थ्रू वैल्यू डिसाइड की जाती है। एक होता है पैक्ड रेट्स, करेंसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ टाई कर दिया जाता है। एक डॉलराइजेशन होता है कि पूरी तरह से कोई कुछ कंट्री यूएस डॉलर को ही अडॉप्ट कर लिया, काफी सारी कंट्री की अपनी डोमेस्टिक करेंसी है यूएस डॉलर। ठीक है, आरबीआई ने इस प्रकार से सोना जो जमा किया उसके पीछे की क्या वजह थी, तो पहली चीज तो यार ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता है कि अगर हम इंटरनेशनल लोकेशन जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क में अपनी गोल्ड रिजर्व को अगर रखते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जरूरत पड़ने पर हम वहां से उसको जो है बुला सकते हैं, हमारे पास अपना रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। गोल्ड मेजर फाइनेंशियल हब होता है जो कि आरबीआई को ग्लोबल मार्केट में इजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि भाई हमारा तो एक अकाउंट वहां पर भी है। मतलब अपन अपनी स्ट्रांगनेस शो करते हैं गोल्ड वगैरह इस प्रकार के एसेट्स को रिजर्व करके। जैसे कि होता नहीं है कि एक रिच पर्सन जो होता है वो अलग अलग सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है, अपनी छाप छोड़ता रहता है, जस्ट लाइक दैट, अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए। लिखा ना ट्रस्टेड कस्टोडियनशिप इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बीआईएस, ये जाने जाते हैं कि ये गोल्ड रिजर्व को जो है वो सेंट्रल बैंक के मैनेज कर सकता है अच्छी तरीके से। तो हम भी रखेंगे तो हमारी भी होल्डिंग वहां पर रहेगी। ये चीजें और कुछ नहीं है इसके अंदर। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का, बीआईएस स्विट्जरलैंड का, फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क का, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ जाता है। अब ये इनका कितना बड़ा रिजर्व है गोल्ड का, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, क्या सिक्योरिटी क्या है, तो ऑब्वियसली बात है टॉप नॉच सिक्योरिटी होंगी। अब देखो, ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड चिंता है, आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है। एक बेसिक सा टॉपिक है जीएस पेपर 3 का एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज करी है अपनी 2023 की ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्रीन हाउस गैस का लेवल जो है वो काफी हाई हो गया है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। डेटा कलेक्ट जो किया गया है इनके ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम में, और जिसमें यह कहा गया है कि आज की डेट में सख्त आवश्यकता है कि आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करो। अब नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि एल नीनो ने कंट्रीब्यूट किया है, एल नीनो के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, 2024 के कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन बढ़ा है तो वो एल नीनो के कारण हम लोग को देखने को मिला। बट प्राइमरीली ड्राइवर तो आपको पता ही है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फॉसिल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ वगैरह काटे। तो ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी सारी ऐसी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग को देखने को मिलती है। सिंस 1990 ग्रीन हाउस गैस
इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये रेडिएटिव फोर्सिंग के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है। 51.5% बढ़ गया है ये सिंस 1990। 2023 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत हाई था। बस ये सब, ये आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल्ड फायर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। देखो यूएनएफसीसीसी का ही है, एनडीसी, आईएनडीसी बोलते हैं इसको, एनडीसी जो है वो नाम दिया जा रहा है बार बार, बट आईएनडीसी इसको स्टार्टिंग में कहा गया था रिपोर्ट में। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भारत स्टेज 6, हमने BS5 को जो है स्किप कर दिया, आपको पता होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022, आईएनडीसी, देखो आ गया ना आईएनडीसी। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, GAW, एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर 100 कंट्रीज इन्वॉल्व है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी एटमॉस्फेरिक डेटा है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, और एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट पर उसका क्या इंपैक्ट है उसको समझना। ये 6 एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट को मॉनिटर करते हैं: ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैस, एरोजोल्स, रिएक्टिव गैसेस, प्रेसिपिटेशन केमिस्ट्री, बारिश की केमिस्ट्री मतलब। बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का टॉपिक एक बार सिविल सर्विसेज यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, और काफी सारे पीएससी ने भी अलग क्वेश्चन पूछा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आंसर आप ही लोग लिखकर बताएंगे। बहुत खतरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आज की डेट में। नेशनल लर्निंग वीक, इसके बारे में हम बात करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है मोटिवेट करना, एम्पावर करना सिविल सर्वेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कि सिविल सर्वेंट्स भी कंटिन्यूअसली नई नई चीजें सीखते रहें। मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था 2021 में। कर्मयोगी भारत पोर्टल जो है ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा 120 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने की। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।